नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, अपने जो पहला टॉपिक डाला था वो कोशिका था। कोशिका का जो पार्ट फर्स्ट था, इस पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा? कोशिका का परिचय और कोशिका से संबंधित सामान्य जानकारी। इसके बाद में हमने देखा कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और अंदर घुसे तो कोशिका द्रव्य। तो जो पिछला टॉपिक था वो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और उसके अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं के बारे में सामान्य जानकारी और उनकी विशेष बातें। और एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए थे सबका हमने बारी बारी से विश्लेषण किया था। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में एक क्वेश्चन आया था जो मैं पिछले वीडियो में नहीं बताया। वो क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से था। क्या क्वेश्चन था? अभी जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान रहती है, क्या कारण है? माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है, नए माइटोकॉन्ड्रिया का संश्लेषण होता है और दो ऑप्शन और थे। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका विभाजन के साथ क्या होता है? विभाजित होता है। यानी एक कोशिका से नई कोशिका बनती है तो हम उसे कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में माइटोकॉन्ड्रिया का भी क्या होता है? विभाजन, जिससे नए माइटोकॉन्ड्रिया का संश्लेषण होता है। ये फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का क्वेश्चन था। अब हम कोशिकाओं की संरचना, कोशिका द्रव्य की संरचना, इनके बारे में पढ़ने के बाद एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। अभी जो एग्जाम आ रही है दोस्तों, वो एग्जाम है, सबसे नजदीक एग्जाम है थर्ड ग्रेड टीचर की। और थर्ड ग्रेड टीचर के हिसाब से जो मेन टॉपिक है वो है कोशिका विभाजन। जो भी बच्चे रीट के हैं, पटवार के हैं, पुलिस के हैं और अन्य एग्जाम में हैं, उन सभी में सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको जीरो से लेकर टॉप लेवल तक की सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल आप जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नजदीकी जो एग्जाम है वो रीट है। रीट में ये टॉपिक है। तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन क्या है दोस्तों? क्या जरूरत है कोशिका विभाजन को कोशिका विभाजन कहने की? तो दोस्तों, कोशिका विभाजन का मतलब है, क्या मतलब है? प्रकृति में सभी जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए एक क्रिया करते हैं। उस क्रिया का नाम है दोस्तों जनन। यानी जनन की क्रिया सभी जीवों को अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो कोशिका भी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है, और कोशिका अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहेगी तो क्या करेगी? कोशिका भी क्या करेगी? विभाजन। तो जिसे हम क्या कहेंगे? सेल डिवीजन। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका सभी प्राणियों का आवश्यक गुण है। इसमें पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है, जिसको हमने शुरुआत में पढ़ा था। पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है, यह कथन किसका था? तो पहले टॉपिक में यह लाइन आई थी, बताओ किसका था? शाबाश, वेरी गुड। किसका था? रूडोल्फ विर्चो। पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है, यह कथन किसका है? रूडोल्फ विर्चो। अंग्रेजी में दो लाइन आती है। एक लाइन आती है, क्या आती है? ओमिनिस सेलुला इसेलुला। अंग्रेजी में। हिंदी में क्या है? पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है, कथन किसका है? रूडोल्फ विर्चो। यानी सीधी सी बात क्या है? कोशिका पुरानी है, उसमें विभाजन होकर नई कोशिका बनती है। तो कोशिका विभाजन एक सतत क्रिया है जिसमें क्या बनता है कोशिका के लिए? डीएनए। दोस्तों, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि बहुत आवश्यक है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, गुणसूत्रीय पदार्थ के साथ होता है। कोशिका विभाजन एक नियमित प्रक्रिया है। इसमें एक कोशिका में परिवर्तन होता है। तो कोशिका में जो पूरे परिवर्तन है, जिसमें कोशिका में विभाजन होता है, कोशिका में पदार्थों का संश्लेषण होता है, कोशिका नई कोशिका बनाती है, ये सारे परिवर्तन मिलकर एक चक्र बनाते हैं। उस चक्र का नाम क्या है? तो आप कह देना, उस चक्र का नाम है सेल साइकिल, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र है। और इस कोशिका चक्र में एक कोशिका में क्या क्या होता है? तो दोस्तों, कोशिका चक्र में सबसे पहले कोशिका चक्र में दो अवस्थाएं आती हैं। एक अवस्था आती है दोस्तों इंटरफेज। इंटरफेज ये शब्द नया है, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। इंटरफेज शब्द याद रख लेना। कोशिका विभाजन के लिए आपको एक शब्द याद रखना है जिसका नाम क्या है? इंटरफेज। दूसरा क्या है दोस्तों? एम फेज। तो इंटरफेज जो अवस्था है,
इसमें कोशिका रेस्ट करती है, आराम करती है और अपने लिए खाने पीने का जुगाड़ करती है। खाने पीने का जुगाड़ क्या है दोस्तों? तो कोशिका में खाने पीने का जुगाड़ है, रेस्ट करने का जो जुगाड़ है उसमें क्या है? प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है मुख्य रूप से, और तरल पदार्थ है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म नाम दिया था। तो इंटरफेज के दौरान कोशिका अपने आकार को बढ़ाती है, अर्थात अपने लिए आवश्यक पदार्थों का क्या करती है दोस्तों? संश्लेषण करती है। आवश्यक पदार्थों का जो संश्लेषण है वो कौन सी अवस्था है? इंटरफेज। वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को देखा और कुछ दिखाई नहीं दिया, तो इसको एक नाम दे दिया वैज्ञानिकों ने। क्या नाम दिया बताओ? तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने इसे कह दिया रेस्टिंग फेज। क्या कहा? रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग का मतलब आराम करना, फेज का मतलब अवस्था, अर्थात कोशिका भी आराम करती है, रेस्ट करती है। कौन सी अवस्था में? इंटरफेज में। दोस्तों ये अवस्था इंटरफेज है, इसमें रेस्टिंग फेज इसलिए कहा कि वैज्ञानिकों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन यह विभाजन की सबसे सक्रिय अवस्था है, उपापचय रूप से, मेटाबॉलिक रूप से। कैसे है दोस्तों? क्योंकि जो कोशिका है वो सभी पदार्थों का संश्लेषण इसी अवस्था में करती है और अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। कौन सी अवस्था में? इंटरफेज में। तो वह अवस्था बताइए जिसमें कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है, उस अवस्था का नाम क्या है? नाम बताइए आप। वेरी गुड। क्या नाम रहेगा? इंटरफेज। क्या कह सकते हैं? रेस्टिंग फेज। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बनता है सबसे सक्रिय अवस्था कौन सी है उपापचय रूप से? तो वो भी कौन सी है? इंटरफेज। किसकी दोस्तों? विभाजन की। विभाजन के लिए कितनी अवस्थाएं हैं? दो, इंटरफेज और एमफेज। ओके, क्लियर? अब देखो आगे चलते हैं। इंटरफेज को एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है होवार्ड और एक का नाम है पेल। होवार्ड तथा पेल्क ने इस इंटरफेज को, रेस्टिंग फेज को निम्न उप अवस्थाओं में बांटा। पहली उप अवस्था कौन सी है? G1, दूसरी S, तीसरी G2 और चौथी M। इन अवस्थाओं में बांटा किसने? होवार्ड और पेल्क ने। किसकी अवस्था है? इंटरफेज की। इंटरफेज क्या है? रेस्टिंग फेज। कोशिका अपने लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करती है। अब दोस्तों जो जीवन फेज है, इस जीवन फेज को हम कहते हैं फर्स्ट फेज, फर्स्ट ग्रोथ, FIRST, फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट फेज। किसकी? ग्रोथ की, अर्थात वृद्धि की पहली अवस्था कौन सी है? जीवन अवस्था को फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं। इस अवस्था को प्री डीएनए सिंथेसिस भी कहते हैं, अर्थात डीएनए संश्लेषण से पहले की अवस्था है। क्या बनता है इसमें? आरएनए तथा प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फर्स्ट ग्रोथ फेज है, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। किसे दोस्तों? जीवन को। कभी कभी कोशिका जीवन अवस्था से G0 अवस्था में चली जाती है। जीवन से किस में जा सकती है? G0 में। यदि कोशिका जीवन अवस्था से G0 अवस्था में चली गई तो उसमें विभाजन नहीं होगा, अर्थात कोशिका विभाजन चक्र से हट जाएगी। हमारे शरीर की ऐसी कोशिका बताओ जो पूरे जीवन भर इसमें रहती है, तो आपका आंसर क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। अब जीवन अवस्था के बाद कोशिका अगली अवस्था में प्रवेश करेगी जिसका नाम है एस। एस का मतलब क्या है दोस्तों? तो एस का मतलब है दोस्तों सिंथेसिस। क्या नाम है? सिंथेसिस। सिंथेसिस से आपके समझ में आया होगा संश्लेषीय अवस्था, अर्थात इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। किस अवस्था में? एस में। डीएनए के संश्लेषण को क्या लिखते हैं दोस्तों? डीएनए रिप्लिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए रिप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होता है? आंसर क्या होगा? एस। एस किससे बना? सिंथेसिस से। इसके अलावा कुछ मात्रा में प्रोटीन भी बनता है। इसके अलावा इस अवस्था में तारक काय या सेंट्रोसोम का रिप्लिकेशन भी होता है। इसे कहते हैं सिंथेसिस फेज। खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि डीएनए की मात्रा मान लीजिए यहां 2 है, 2C,
तो डीएनए कितना हो जाएगा इस अवस्था में 4C, दुगना। लेकिन क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या जितनी होती है उतनी ही रहती है। जैसे क्रोमोसोम्स यदि 2 थे, 2C थे, तो क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे 2C। मात्रा किसकी बढ़ी दोस्तों? डीएनए की। डीएनए सिंथेसिस फेज कौन सी है? एस फेज। आगे चलो तो अगली अवस्था आती है कौन सी? G2। G2 अवस्था को कहते हैं G2 सेकंड वृद्धि फेज, द्वितीय वृद्धि अवस्था। इस अवस्था में भी क्या बनता है? आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इसको कहते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस, अर्थात डीएनए से संश्लेषण के बाद की अवस्था। अब दोस्तों इस अवस्था के पूरा होने पर कोशिका कौन सी अवस्था में चली जाती है? एम फेज में। एम फेज क्या है? विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था कौन सी दोस्तों? समसूत्री माइटोसिस। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? समसूत्री। सम यानी समान प्रकार का, वह कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन की एम फेज, मेटाफेज, माइटोसिस, इस अवस्था को 4 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली उप अवस्था कौन सी है? प्रोफेज। दूसरी उप अवस्था मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज। तो 4 उप अवस्थाएं आई किसकी दोस्तों? किसकी आई? समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया दोस्तों? फ्लेमिंग ने। कितनी उप अवस्थाएं आई? 4। कौन कौन सी? देखो, प्रोमेट। याद रखने का तरीका, हम किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या कहते हैं? प्रोमेट करो, प्रोमोट करना। तो प्रोमोट को थोड़ा सा आप चेंज कर दो, क्या लिख दो? प्रोमेट। प्रोमेट क्या याद रखना है? प्रोमेट। किसमें? समसूत्री में। प्रो से क्या करोगे? प्रो से हो जाएगा प्रोफेज। ए में से क्या हो जाएगा? मेटाफेज। ए से क्या हो जाएगा? एनाफेज। और टी से टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, 4 अवस्थाएं हैं किसकी? समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन में जो कोशिका विभाजन करेगी उस कोशिका को हम क्या कहेंगे? मात्रक कोशिका। और जो नई कोशिका बनेगी उसे तो पुत्री कोशिका। तो मात्रक कोशिका से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री विभाजन में होता है। कितने उप अवस्थाएं आएंगी? 4। पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज, चौथी टीलोफेज। ओके, क्लियर? ये हुआ समसूत्री। अब हम एक एक चीज को इसमें डिटेल करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कोशिका विभाजन में कौन सी अवस्था दोस्तों? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया? फ्लेमिंग ने। पहली अवस्था कौन सी आई? प्रोफेज। तो समसूत्री विभाजन की पहली अवस्था आती है दोस्तों प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंट्रोसोम या तारक काय। सेंट्रोसोम या तारक काय का विभाजन होकर कितने सेंट्रोसोम बन जाते हैं? 2 ध्रुव बना लेते हैं। 2 ध्रुव बना लेते हैं और केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका लुप्त हो जाती है। यानी कि कोशिका विभाजन में विभाजन किसका होता है? केंद्रक का। तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका इसमें क्या होती है दोस्तों? लुप्त हो जाती हैं। किसमें? प्रोफेज के अंत में। प्रोफेज के दौरान क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों का क्या होता है? संघनन होता है। गुणसूत्र लंबे, पतले, धागेनुमा हो जाते हैं। उनके ऊपर बिंदुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको क्रोमोमियर्स कहते हैं। तो पहली फेज में आपको क्या लिखना है? गुणसूत्र कैसे हो गए? लंबे और पतले और धागेनुमा, यानी गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है। कौन सी अवस्था में? प्रोफेज में। और गुणसूत्रों के ऊपर क्या बनते हैं? क्रोमोमियर। बिंदुनुमा संरचनाएं बनती हैं, क्रोमोमियर। ओके दोस्तों, प्रोफेज के अंत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाती है? लुप्त। तारक काय कितने केंद्र बना लेता है? 2। इनसे क्या निकलती है? तारक किरणें। कौन सी अवस्था में? प्रोफेज में। प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी अवस्था होती है किसकी? विभाजन की। अब हम आगे चले तो प्रोफेज के बाद में अगली अवस्था आती है जिसका नाम क्या है दोस्तों? प्रोफेज के बाद में अगली अवस्था कौन सी आती है? मेटाफेज। प्रोफेज के बाद में अगली अवस्था आती है मेटाफेज।
दोस्तों मेटाफेज अवस्था में जो आपके गुणसूत्र थे इनमें सबसे ज्यादा संघनन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों में सबसे ज्यादा संघनन कंडेंसेशन कौन सी अवस्था में होता है, वह अवस्था कौन सी है, मेटाफेज। गुणसूत्र छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। तो एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन निकला यहाँ, गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन, किसका अध्ययन, गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है, मेटाफेज में। क्यों किया जाता है, गुणसूत्र छोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है, आसानी से दिखाई देता है, तो उसकी संरचना का अध्ययन किस अवस्था में करते हैं हम, मेटाफेज में। और खास बात क्या है यहां दोस्तों, खास बात यह है कि गुणसूत्र तारक केंद्र में जो मध्य अवस्था है, मध्य स्थिति है, यहां आकर व्यवस्थित हो जाते हैं और एक प्लेट नुमा संरचना बनाते हैं जिससे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हैं दोस्तों, मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है और गुणसूत्र की भुजाएं किधर होती हैं, ध्रुवों की तरफ। गुणसूत्र की भुजाएं होती हैं ध्रुवों की तरफ, गुणसूत्र की भुजाएं हो जाती हैं ध्रुवों की तरफ। गुणसूत्र मध्य अवस्था में स्थित होते हैं जिसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। खास बात, जो गुणसूत्र है वह एक बिंदु से जुड़ जाता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों गुणसूत्र के बीचों बीच में जो बिंदु है वो सेंटर में है। गुणसूत्र में दो भुजाएं होती हैं, आदि आदि। इन आदि आदि भुजाओं को क्या कहेंगे, तो आप कह देना अर्ध गुणसूत्र। क्या कहोगे, अर्ध गुणसूत्र। क्या नाम लोगे दोस्तों इसको, अर्ध गुणसूत्र को कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। तो एक गुणसूत्र दो भागों में बट जाता है, दोनों भागों को क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। जो बीचों बीच में बिंदुनुमा संरचना है इस संरचना को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर भी कहते हैं। यह गुणसूत्र के बीचों बीच वह बिंदु है जहां दो भुजाएं जुड़ी होती हैं। इस सेंट्रोमियर के द्वारा गुणसूत्र इन तर्कु तंतुओं से जुड़ जाता है। इसकी भुजाएं ध्रुवों की तरफ होती हैं, ध्रुवों की तरफ। और सेंट्रोमियर कहां होता है, मेटाफेज प्लेट पर। कौन सी अवस्था है दोस्तों, मेटाफेज। तीसरी जो अवस्था है वह कौन सी है, एनाफेज। एनाफेज के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था का नाम क्या है, एनाफेज। पहला, सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, एनाफेज। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, तो दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन। गुणसूत्र की आकृति, आकृति कैसे दोस्तों, आकृति का मतलब है दोस्तों एक गुणसूत्र इस सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है। तो एक गुणसूत्र इस सेंट्रोमियर से जुड़ा है और यदि दोनों भुजाएं बराबर है तो गुणसूत्र का आकार कैसा हो गया, वी शेप। एक भुजा बड़ी और दूसरी भुजा छोटी तो आकार कैसा हो गया, एल शेप। एक भुजा बहुत छोटी और दूसरी भुजा बहुत बड़ी तो आकार कैसा हो गया, जे शेप। और एक आता है लास्ट में आई शेप। तो गुणसूत्र की जो आकृति है उस आकृति का अध्ययन किसमें करते हैं, एनाफेज में। इस एनाफेज के दौरान जो आपका गुणसूत्र है वह गुणसूत्र दो भागों में बट जाता है, अर्थात सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। सेंट्रोमियर का विभाजन होने से आधे गुणसूत्र ऊपर और आधे गुणसूत्र नीचे, अर्थात गुणसूत्रों की गति किधर हो जाती है, ध्रुवों की तरफ। अब गुणसूत्र का बंटवारा हो गया। तो यहां से एक क्वेश्चन क्या बना कि गुणसूत्र की संख्या दुगुनी कौन सी अवस्था में हो जाती है। मान लीजिए यहाँ गुणसूत्र 5 थे पहले, किसमें, मेटाफेज में। तो अब एनाफेज में गुणसूत्र कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10। क्योंकि गुणसूत्रों का क्या हुआ, बंटवारा। कहां से हुआ दोस्तों बंटवारा, सेंट्रोमियर से। तो कोशिका विभाजन के दौरान एक कोशिका से दो कोशिकाएं बढ़ेंगी, उसके लिए गुणसूत्र का विभाजन होना जरूरी है। तो एनाफेज में गुणसूत्र का विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद आधे गुणसूत्र ऊपर और आधे गुणसूत्र नीचे। अब आगे आप चलोगे तो चौथी अवस्था कौन सी आएगी दोस्तों, टीलोफेज। तो टीलोफेज वह अवस्था है जिसमें आपका क्रोमोसोम्स गुणसूत्र गति करके पहुंच जाएगा ऊपर, आधे ऊपर और आधे नीचे। देखो आधे ऊपर और आधे नीचे गुणसूत्र पहुंच गए, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये आधे गुणसूत्र ऊपर पहुंच गए और आधे गुणसूत्र नीचे पहुंच गए। ये क्रोमोसोम्स पहुंच गए, क्रोमोसोम्स पहुंच गए। तो क्रोमोसोम्स पहुंच जाते हैं आधे ऊपर और आधे नीचे। तो आधे ऊपर और आधे नीचे पहुंच गए तो क्रोमोसोम्स के चारों ओर क्या बन गई दोस्तों, झिल्ली। कौन सी झिल्ली बनेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, केंद्रक झिल्ली। और क्या प्रकट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस क्या है दोस्तों, केंद्रिका, समझ गए। तथा एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बढ़ गई, 2। लेकिन इन 2 कोशिकाओं के बढ़ने में एक कार्य बाकी है, वो क्या है, देखो, कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है कब, देखो इधर, टीलोफेज के बाद में। टीलोफेज अवस्था प्रोफेज के जस्ट उल्टी है। प्रोफेज अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो गई थी, लेकिन यहाँ केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो गई, प्रकट हो गई। गुणसूत्र कितने हुए, दुगने, आधे ऊपर और आधे नीचे। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनने की क्या हो गई, शुरुआत। अब इन कोशिकाओं को बढ़ने के लिए किसका विभाजन जरूरी है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन जरूरी है। इस कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद, इस कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी दोस्तों, 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई, 2, क्योंकि आधा कोशिका द्रव्य ऊपर और आधा नीचे। दोस्तों कोशिका द्रव्य का विभाजन पादप और जंतु में अलग अलग विधियों से होता है। पादपों में कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो कैसे है, देखो बताता हूं आपको। पादपों में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है उसके अंदर क्या होता है बताओ। पादपों में कोशिका द्रव्य के विभाजन के अंदर एक विधि आती है जिसको कहते हैं सेल प्लेट, सेल प्लेट। और जंतुओं में आती है सेल फरो, FURROW। हिंदी में क्या कहेंगे, कोशिका खांच। इसे क्या कहोगे, कोशिका पट, सेल प्लेट, सेल प्लेट। देखो जंतु कोशिका में कोशिका के अंदर एक खांच बनती है, ऐसी खांच, और खांच धीरे धीरे क्या होती है, गहरी होती जाती है। गहरी होते जाने से फिर ये खांच गहरी होते जाने से एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई, 2 कोशिकाएं। किसमें, जंतुओं में। यह विधि कहलाती है सेल फरो, 2 कोशिकाएं बन गई। इसके अंदर आप पूछ सकते हो कि सर इनमें कौन सी प्रोटीन काम आती है, तो इसमें जो प्रोटीन है वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन काम में आती है। पादप में बनती है प्लेट। पादप में प्लेट बनेगी कैसे, कोशिका के बीचों बीच में गोल्जी का, अंतःप्रदर्वी जालिका और माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा एक पट बनता है। इस पट को कहते हैं सेल प्लेट। यह गहरा हो जाता है और कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिकाएं। इस पट को कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट। तो फ्रैग्मोप्लास्ट एक नया शब्द है आपके लिए। फ्रैग्मोप्लास्ट क्या है, दोनों कोशिकाओं के बीचों बीच अंतःप्रदर्वी जालिका, गोल्जी काय और माइक्रोट्यूब्यूल्स के कारण एक पट बनता है जिसको कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। यह गहरा हो जाता है और एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिकाएं। इस प्रकार एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं और विभाजन कौन सा हुआ दोस्तों, आपका समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। जो कोशिका बनती है दोस्तों उस कोशिका को हम क्या कहते हैं, उस कोशिका को हम कहते हैं पुत्री कोशिका। क्या कहते हैं, पुत्री कोशिका। और जो कोशिका जन्म में भाग लेती है उसे क्या कहते हैं, मातृ कोशिका। तो समसूत्री विभाजन क्या है, समसूत्री विभाजन वह विभाजन है जिसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। कैसे, यदि मातृ कोशिका मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या 8 है और कोशिका क्या है, 1, मान लीजिए ये सेल है, ये इसका केंद्र है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 8, इससे कितनी कोशिकाएं बनी, 2। तो इन दोनों कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, इन दोनों कोशिकाओं में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में कमी नहीं होती है। यह विभाजन किसका प्रकार है, अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। अब इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व आपको बता दूं कि समसूत्री विभाजन के द्वारा पादप और जंतु और सभी प्राणी अपनी क्या करते हैं, वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि और मरम्मत। पहला काम वृद्धि और मरम्मत समसूत्री विभाजन के द्वारा। इसके बाद में कोशिका अपनी संख्या को क्या बनाए रखती है, नियमित। यानी कि विभाजन कोशिका के लिए एक नियमित प्रक्रिया है। यदि विभाजन नहीं करेगी तो कोशिका की क्या होगी, क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहेगी।
तो कोशिका की क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहेगी, इसके लिए विभाजन करती है, उनकी संख्या क्या रहती है, नियमित। इसके अलावा समसूत्री विभाजन के द्वारा जीव में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन, अर्थात एक जनक से जो संतान पैदा होगी वो मात्र के समान ही होगी, उनमें कोई आनुवंशिक विविधता नहीं आएगी। यह अलैंगिक जनन का प्रकार है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या रहेगा दोस्तों, नियमित बना रहेगा। आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है, नियमित बना रहेगा, और अंगों की क्या होगी, मरम्मत, अर्थात जो शरीर में कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं वो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं अपनी संख्या को नियमित बनाए रख लेती हैं, किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो समसूत्री विभाजन क्या है, समान प्रकार का विभाजन किसमें होता है, अलैंगिक जनन करने वाले जीव में। अर्थात यह विभाजन प्रकृति में जो प्राणी अपनी संख्या को नियमित बनाए रखते हैं, अपनी वृद्धि और मरम्मत करते हैं, उन सब के लिए जरूरी है। अर्थात इस विभाजन के द्वारा कोशिका अपनी संख्या को नियमित बनाए रखती है। यह विभाजन कौन सा है, समसूत्री। दूसरा विभाजन आता है दोस्तों कौन सा, पहला हुआ समसूत्री। समसूत्री को हमने क्या नाम दिया, माइटोसिस। दूसरा विभाजन क्या आएगा दोस्तों, अर्धसूत्री। अंग्रेजी में इसको क्या लिखते हैं अपन, मियोसिस। मियोसिस शब्द दिया था एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था फार्मर और मूरे ने। इसके बारे में स्टार्सबर्गर ने बताया था, शब्द दिया था फार्मर और मूरे ने, कौन सा, मियोसिस। मियोसिस का अर्थ है कम करना, कम करना। अर्थात इस विभाजन में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आदि। जैसे एक कोशिका है, इसको हम कहेंगे 2n। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद इससे कितनी कोशिकाएं बनती हैं दोस्तों, एक से कितनी बनती हैं, 2, और 2 से कितनी बनती हैं, 4। 2 से कितनी बनती हैं, 4। चारों जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं दोस्तों, n। अर्थात 2n का मतलब है द्विगुणित। 2n का मतलब क्या है दोस्तों, द्विगुणित। तो द्विगुणित कोशिका से कौन सी कोशिका बनना, अगुणित। द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनना किसका लक्षण है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जो शब्द दिया वो फार्मर और मूरे ने दिया। इसका अर्थ क्या है, कम करना। अर्थात यदि इस कोशिका में मान लीजिए गुणसूत्र की संख्या 46 थी, तो अब इन कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 23। कैसे, माता पिता से 23 गुणसूत्र पेरेंट्स यानी फादर, 23 मदर। संतान में 23 और 23 कितने चले गए, 46, 46। अब 46 गुणसूत्र चले गए तो बच्चा क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ। 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, 14 साल का हुआ, 16 साल का हुआ, 18 साल का, 20 साल का। 20 साल की उम्र में हमने उसकी शादी कर दी। वो भी क्या करेगा, संतान पैदा करेगा। संतान पैदा करेगा तो क्या उसमें 46 गुणसूत्र पूरे जाएंगे, नहीं। वो कितने देगा, 23। क्यों देगा, क्योंकि उसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो यह विभाजन होता है जनन कोशिका में। और जनन कोशिकाएं 2 हैं दोस्तों। पुरुष के अंदर तो क्या है दोस्तों, नर युग्मक, और मादा के अंदर क्या है, मादा युग्मक। नर ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों, वृषण, और मादा ग्रंथि का नाम क्या है, अंडाशय। तो इस विभाजन के द्वारा वृषण से क्या बनता है, शुक्राणु, और अंडाशय से क्या बनता है, अंडाणु। और वृषण में जो अंडाणु और शुक्राणु बने हैं ये कैसे हैं, एन का मतलब क्या है, 23 मम्मी के और 23 पापा के। यदि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो क्या होता, 46 गुणसूत्र बच्चे में थे तो उससे जो संतान पैदा होती उसमें 46 चले जाते, 46 मदर के, 46 फादर के, फिर उनके 46, तो जो बच्चा है वो गुणसूत्री होते, फिर बच्चा नहीं होता। तो गुणसूत्रों की संख्या का कंट्रोल होना जरूरी है। इसके लिए विभाजन कौन सा है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध का मतलब आधा, गुणसूत्र की संख्या का आधा होना क्या कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन। यह क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो प्रकृति में लैंगिक जनन करने वाले जीव में पाई जाती है। लैंगिक जनन कौन करता है, लैंगिक जनन वह करता है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं। जैसे पुरुष है, पुरुष की शादी करोगे तो पुरुष क्या देगा, शुक्राणु देगा। महिला की शादी करोगे, महिला क्या देगी, अंडाणु देगी। शुक्राणु और अंडाणु का क्या होगा, निषेचन, बच्चा पैदा हो जाएगा। इतना ही तो है। अब इस क्रिया में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन।
अब इस अर्धसूत्री विभाजन को हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो क्या है देखो, तो अर्धसूत्री विभाजन की कुछ अवस्थाएं हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये दो प्रकार का होता है और दोनों प्रकारों को हम कहेंगे, एक को कहते हैं अर्धसूत्री, क्या कहेंगे दोस्तों, फर्स्ट, और दूसरे को क्या कहेंगे, अर्धसूत्री सेकंड। पहला विभाजन हुआ अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा विभाजन हुआ अर्धसूत्री सेकंड। दोस्तों सेम है, जो हमने नाम पढ़ा है वही प्रोफेज, वही मेटाफेज, वही एनाफेज, वही टीलोफेज। दोनों में लिख दो सेम, कुछ नहीं है। इसको भी क्या लिख दो, प्रोफेज, इसको क्या लिखोगे, मेटाफेज, इसको क्या लिखोगे, एनाफेज, इसको क्या लिखोगे, टीलोफेज। ओके, लिख दिया। अब दो है तो जो पहले है उसको फर्स्ट, जो बाद में उसको सेकंड। इनके आगे सबके आगे फर्स्ट जोड़ दो, सबके आगे फर्स्ट जोड़ दो, इनके आगे सबके आगे क्या जोड़ दो, सेकंड जोड़ दो। अर्थात आपकी क्या बात समझ में आई, यह विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला विभाजन कहलाता है न्यूनकारी विभाजन, अर्थात इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आदि, इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूनकारी। यह विभाजन किसके समान है, समसूत्री के, इसलिए इसको कहते हैं माइटोटिक विभाजन। समसूत्री प्रकार का ही होता है, कोई फर्क नहीं है। अब अर्धसूत्री जो फर्स्ट है उसकी पहली अवस्था कौन सी है, प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज, चौथी टीलोफेज। दोस्तों जो मोटी मोटी बात है वो बता देता हूं। कोशिका विभाजन की सबसे जटिल अवस्था का नाम क्या है, प्रोफेज। कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था का नाम क्या है, एनाफेज। कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं, मेटाफेज में। कोशिका विभाजन की कौन सी दो अवस्थाएं एक दूसरे के उल्टी हैं, प्रोफेज के उल्टी है टीलोफेज। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाती है, किसमें, प्रोफेज में। टीलोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका प्रकट हो जाती है, पहली मोटी बात। दूसरी बात, यह अवस्था जटिल है, इसको 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी अवस्थाओं में, 5 में। अब ये नाम आपके लिए कुछ नहीं है, इसको याद रखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, लेजा। क्या लेजा भाई, पैकेट, लेजा पैकेट। किसके लिए, दीदी के लिए। याद कैसे रखोगे, कोरोना का माहौल चल रहा है यार, खूब चल रहा है। किसने कह दिया, दीदी भूखी है, तो दीदी को भूखी है तो क्या खिला दो, खाना खिला दो। तो क्या कह दिया किसी ने, ले जा पैकेट, किसके लिए, दीदी के लिए। फुल फॉर्म लिख दो इनकी, क्या है, लिखो फुल फॉर्म। ले से क्या कर दोगे, लैक्टोटीन, ले से क्या हुआ, लैक्टोटीन। जा से क्या हुआ, जाइगोटीन। पैकेट से क्या हुआ, पैकाइटीन। डी से क्या हुआ, डिप्लोटीन। और अगली डी से क्या हुआ, डाइकाइनेसिस। बस। तो कोशिका विभाजन की सबसे जटिल अवस्था है प्रोफेज। कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है, 5 में। याद रखने का तरीका क्या है, ले जा पैकेट, किसके लिए, डी के लिए। तो डी से डिप्लोटीन, अगली डी से डाइकाइनेसिस, और ये आप कर ही दोगे फुल फॉर्म। तो कोशिका विभाजन की सबसे जटिल अवस्था है। अब इसको मैं आपको डिटेल से बता देता हूं थोड़ा। पहली जो उपअवस्था है उसका नाम है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन अवस्था में गुणसूत्र पतले धागेनुमा हो जाते हैं, अर्थात गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है, अर्थात क्रोमेटिन जालक है वो गुणसूत्र में बदल जाता है और गुणसूत्र में अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं। किसमें, लेप्टोटीन में। इस अवस्था में गुणसूत्र गुच्छेनुमा होते हैं, गुणसूत्र गुच्छेनुमा होते हैं लेप्टोटीन में। तो इस अवस्था को कहते हैं गुलदस्ता अवस्था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन सी अवस्था गुलदस्ता अवस्था कहलाती है, लेप्टोटीन। कौन सी अवस्था में गुणसूत्र गुच्छे के रूप में हो जाते हैं, लेप्टोटीन में। क्लियर, लंबे पतले धागेनुमा हो गए। जाइगोटीन की खास बात क्या है, तो आप इसमें ये चीज ध्यान रखना, समजात गुणसूत्र क्या बना लेते हैं, जोड़े।
तो समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं, और जोड़े बनाने का यह गुण क्या कहलाता है? सिनेप्सिस। अर्थात पास पास आ गए, समान समान गुणसूत्र पास पास आ गए, समांतर एक दूसरे। पैक्टाइटिन अवस्था में जो गुणसूत्र पास पास आए थे वे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। कैसे क्रॉस करते हैं? ऐसे। खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पैक्टाइटिन अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। एक दूसरे को क्रॉस करना कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर को कहते हैं जीन विनिमय। अर्थात मम्मी और जो पापा के गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों में एक क्रॉसिंग होती है, तो कुछ जीन तो मम्मी के आ जाएंगे, कुछ पापा के आ जाएंगे। तो जो बच्चा पैदा होता है उसमें कई बार नाक मम्मी जैसा, होठ पापा जैसे, शकल दोनों जैसी, और कुछ किसके कारण हुआ? क्रॉसिंग ओवर के कारण, जीन विनिमय के कारण। जीन विनिमय किसमें होता है? पैक्टाइटिन में। देखो गुणसूत्र कितने हो गए? क्रोमेटिड। ये जो क्रोमेटिड है ना, इन क्रोमेटिड से क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों एग्जाम में। जब अलग थे तो सिस्टर, और जब एक दूसरे को क्रॉस कराए तो नॉन सिस्टर। तो एग्जाम का क्वेश्चन है नॉन सिस्टर। कौन सी सिस्टर? नॉन सिस्टर। क्या क्वेश्चन था? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था। जीन विनिमय होता है दो गुणसूत्रों के सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। जीन विनिमय होता है दो गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। तो दोस्तों ये कैसे कहें? नॉन सिस्टर है। अर्थात देखो जो क्रोमोसोम्स था, इस वाले गुणसूत्र दूसरे सेंट्रोमेयर वाले गुणसूत्र को क्रॉस कर रहा है, दूसरे हो यानी पड़ोसी को। तो पड़ोसी से क्रॉस क्या हुआ? नॉन सिस्टर। अगर मेल हो जाता तो क्या हो जाता? सिस्टर। तो ये पड़ोसी से हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर। इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि जो माता पिता के जीन है वो एक गुणसूत्र से उछलकर दूसरे गुणसूत्र पर आ जाते हैं। इससे क्या होता है? जीन विनिमय होता है, और जिस स्थान पर ये जुड़े रह जाते हैं उसका नाम आता है क्याजमेटा। तो डिप्लोटिन के अंदर ये गुणसूत्र जिस स्थान से जुड़े रह गए उस स्थान का नाम क्या है? क्याजमेटा। तो क्याजमेटा का निर्माण होता है। क्याजमेटा का निर्माण किसमें दिखाई देता है? डिप्लोटिन में। क्याजमेटा क्या है? जहां से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उस बिंदु को कहते हैं क्याजमेटा। तो क्याजमेटा किसका लक्षण हुआ? डिप्लोटिन का। क्रॉसिंग ओवर किसका लक्षण हुआ? पैक्टाइटिन का। क्लियर? अब डाइकाइनेसिस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और अलग होने के लिए एक नया शब्द आएगा जिसको हम कहते हैं उपांति भवन। क्या कहते हैं दोस्तों? उपांति भवन। तो उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन के द्वारा गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो गए, और गुणसूत्र अलग होके क्या करेंगे? अलग अलग हो जाएंगे। जीन विनिमय कंप्लीट हो गया। किसका लक्षण हुआ? प्रोफेज फर्स्ट का। प्रोफेज फर्स्ट के बाद में क्या आती है? मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गुणसूत्र कहां आ जाएंगे? मध्य रेखा पर, इस रेखा पर। और इसमें थोड़ा सा उल्टा है, उसमें गुणसूत्र की भुजाएं ऊपर थी, इसमें सेंट्रोमेयर ऊपर हो जाएगा। इसमें सेंट्रोमेयर ऊपर हो जाएगा। कौन सा यह है अवस्था? यह है मेटाफेज। तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र कहां आ जाते हैं? मेटाफेज प्लेट पर, यानी बीच में आते हैं। बीच में जिस प्लेट के ऊपर आ जाते हैं उस प्लेट को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये अवस्था सेंट्रोमेयर ध्रुवों की तरफ और भुजाएं अंदर की तरफ, भुजाएं अंदर की तरफ। समझ गए? तो सेंट्रोमेयर कहां रहता है? ध्रुवों की तरफ। सेंट्रोमेयर किधर रहता है? ध्रुवों की तरफ। भुजाएं किधर रहती हैं? मेटाफेज प्लेट की तरफ। समझ गए? गुणसूत्र में सबसे ज्यादा संघनन होता है, तो गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन इसी में करते हैं। एनाफेज में क्या होता है दोस्तों? एनाफेज में जो गुणसूत्र थे वो अलग अलग हो जाते हैं। ये जो गुणसूत्र थे, ये गुणसूत्र क्या हो गए? अलग अलग। आधे गुणसूत्र ऊपर और आधे गुणसूत्र नीचे। लेकिन खास बात है, इस अवस्था में समसूत्री विभाजन की एनाफेज के समान सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं होता। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? आधे। और गुणसूत्र आधे होने के कारण ही इस जो हम अर्धसूत्री है इसको कहते हैं न्यूनकारी प्रथम। अर्धसूत्री फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। आधे गुणसूत्र ऊपर चले जाते हैं, आधे गुणसूत्र नीचे चले जाते हैं। टीलोफेज के अंदर कहां होते हैं? टीलोफेज के अंदर दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। दोनों ध्रुवों पर, इस ध्रुवों पर पहुंच गए, और फिर अंत में क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। और एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाती है?
एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। यह विभाजन कौन सा हुआ? अर्धसूत्री प्रथम। अब इसके बाद में आप आगे चलो, तो इससे आगे चलोगे तो आपका सेकंड विभाजन आ जाएगा, जिसको आपने कहा मियोसिस सेकंड। क्या नाम दिया दोस्तों? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड की पहली अवस्था कौन सी आएगी? वही फिक्स है। कौन सी? प्रोफेज। दूसरी मेटाफेज। तीसरी एनाफेज। चौथी टीलोफेज। आगे चार अवस्थाएं। आगे क्या लगा दो? सेकंड। 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 दो अर्धसूत्री विभाजनों के बीच इंटरकाइनेसिस होता है। इंटरकाइनेसिस में कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा दोस्तों? फिक्स है। प्रोफेज फर्स्ट में जो आपकी एक कोशिका है, अब ये दो कोशिका बनाएंगी तो 2 से 4 बनेगी, तो प्रोफेज फर्स्ट में वही फिक्स है। सबसे पहले गुणसूत्र कैसे होंगे? पतले धागेनुमा। पतले धागेनुमा हो गए। और क्या लुप्त हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। तो प्रोफेज फर्स्ट में गुणसूत्र पतले धागेनुमा हो जाते हैं, केंद्रक झिल्ली केंद्रिका लुप्त हो जाती है। मेटाफेज में फिक्स है, गुणसूत्र मध्य रेखा के ऊपर आ जाते हैं। मध्य रेखा कौन सी है? ये वाली। तो गुणसूत्र इस मध्य रेखा पर आ जाते हैं। वही है समसूत्री विभाजन के समान। गुणसूत्र की भुजाएं किधर हो जाएंगी? ध्रुवों की तरफ। सेंट्रोमियर किधर हो जाएगा? मध्य रेखा पर। एनाफेज में क्या है? एनाफेज में फिक्स है सेंट्रोमियर का विभाजन। सेंट्रोमियर का विभाजन होने से, सेंट्रोमियर का विभाजन होने से आधे गुणसूत्र तो कहां चले जाएंगे? ऊपर, और आधे गुणसूत्र नीचे। अर्थात अर्ध गुणसूत्र, आधे गुणसूत्र ऊपर और आधे गुणसूत्र नीचे चले गए। टीलोफेज में क्या हो जाएगा? गुणसूत्र पहुंच गए कहां? ध्रुवों पर। गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच गए, यानी यहां पहुंच गए। इसके बाद में क्या होगा? कोशिका द्रव्य तर्कुतंतु लुप्त हो जाएंगे, और तर्कुतंतु लुप्त होके क्या प्रकट होगी? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका। यानी आपकी केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या होगी? प्रकट होगी। और प्रकट होके कोशिका द्रव्य का विभाजन दो विधियों से हो जाएगा। पादपों में तो मैंने क्या बताया था? फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट, जंतुओं में खांच विधि के द्वारा। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4। कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4, जिनमें गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है? समान। इस विभाजन को हमने क्या कहा? अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन वह विभाजन है जिसमें एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है? 4 कोशिका बनती है। और चारों में गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है? आधी। यदि इसमें क्या था? 2n, तो इसमें क्रोमोसोम्स क्या होंगे? n। जबकि समसूत्री विभाजन क्या था? समसूत्री विभाजन वह विभाजन है जिसमें एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2। ये 2n है, तो ये भी क्या होगी? 2n। तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, दोनों समान होती हैं। इसमें एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4, और चारों कैसी हैं? अगुणित। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन हमने पढ़ा। अब इस अर्धसूत्री का महत्व क्या है? तो इस अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीवों का वह गुण है जिसमें नर और मादा 2 जनक भाग लेकर एक नई संतान की उत्पत्ति करते हैं। नर के लिए हमारे अंदर है मनुष्य और महिला, यानी पुरुष और महिला दोनों से, पुरुष से शुक्राणु और महिला से अंडाणु दोनों होंगे। तो गुणसूत्र की संख्या आधी होगी। विभाजन कौन सा होगा? अर्धसूत्री। अर्थात यह विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो आप कह देना जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है। इस कोशिका में विभाजन गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है? आधी। क्या खास बात है? विभिन्नताएं आती हैं। विभिन्नताएं कैसे आएंगी बताओ? विभिन्नताएं आ गई ना जीन विनिमय के द्वारा। महिला और पुरुष के लक्षण बच्चे में क्या हो सकते हैं? अलग अलग। कई बार बच्चा अपने पेरेंट्स में से मम्मी के लक्षण ज्यादा दर्शाता है, कई बार पापा के लक्षण ज्यादा दर्शाता है। कई बार मम्मी गोरी और पापा काले तो बच्चा गोरा हो सकता है, तो लक्षण मम्मी के ज्यादा आ गए। कई बार बेटा
क्या है, मम्मी और पापा दोनों के समान लक्षण दर्शा सकता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक कोशिकाएं अपनी संख्या में क्या करती है, निश्चित गुणसूत्रों की संख्या रखती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या रखती है, समान। लैंगिक जनन लैंगिक होता है और लैंगिक जनन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है और विभिन्नताएं आती हैं। किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, वे प्राणी जिनमें जनन के लिए युग्मक कोशिकाएं भाग लेती हैं, अर्थात सभी बहुकोशिकीय प्राणियों में जिनमें नर और मादा मिलकर संतान पैदा करती हैं उनमें युग्मक बनते हैं, और युग्मक बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब मैं इन दोनों का आपको डिफरेंस बता देता हूं थोड़ा सा शॉर्ट में। सम यानी समान, अर्धसूत्री यानी आधा। तो समसूत्री विभाजन को हमने क्या नाम दिया, माइटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन को हमने क्या नाम दिया, मियोसिस। यह विभाजन किसमें होता है, कायिक कोशिका में। किसमें होता है दोस्तों, कायिक कोशिका में। और यह विभाजन किसमें होता है, जनन कोशिका में। जनन कोशिका में। इस विभाजन में मित्रों जीन विनिमय होता है। क्या, जीन विनिमय आया था पहले, विनिमय, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है क्या, नहीं होता। इसमें क्या होता है, जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय से इसमें विभिन्नताएं आती हैं क्या, नहीं, इसमें कोई विभिन्नता नहीं आती, विभिन्नता नहीं आती। इसमें आती है क्या, बिल्कुल आती है। इसमें क्या आ जाती है, विभिन्नताएं आ जाती है। जैसे मम्मी और पापा के लक्षण जीन विनिमय से आ गए। इसमें क्या है, वृद्धि होती है और मरम्मत, ग्रोथ एंड रिपेयर। इससे क्या होती है, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधे। आधे का मतलब 46 गुणसूत्र पुरुष में है तो 23 गुणसूत्र बच्चे में जाएंगे। समसूत्री विभाजन में संतान किसके समान होगी, संतान जो मातृक कोशिका होगी, मातृक कोशिका के समान, मातृक कोशिका के समान, यानी जैसा नर या मादा है वैसा ही संतान होगा। इसमें क्या है, नए लक्षण आ जाते हैं, समझ गए। इसके अलावा मियोसिस दो प्रकार का था, जिसको हमने कहा था मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, और माइटोसिस एक ही प्रकार का होता है। इसकी प्रोफेज को 5 अवस्थाओं में बांटा है, इसकी प्रोफेज एक ही होती है। इसकी एनाफेज में फर्स्ट में सेंट्रोमेर का विभाजन नहीं होता और इसकी एनाफेज में सेंट्रोमेर का विभाजन होता है। इसकी मेटाफेज में, जो मेटाफेज अवस्था थी, उस मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र किधर थे, गुणसूत्र की भुजाएं ध्रुवों की तरफ, और इसकी मेटाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ। एनाफेज में, इसकी एनाफेज फर्स्ट में, इसकी एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमेर का विभाजन नहीं होता, इसकी एनाफेज में सेंट्रोमेर का विभाजन होता है। इसमें एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं और इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, इसमें अगुणित, इसमें गुणसूत्र अगुणित नहीं होते, इसमें द्विगुणित रहते हैं, यानी 2n है तो 2n, और इसमें गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, अगुणित, यानी इसमें अगुणित कोशिका बनती है, और इसमें यदि कोशिका द्विगुणित है तो द्विगुणित ही रहती है। इस प्रकार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन कोशिका का एक गुण है। तीसरा विभाजन आता है, वो आता है असूत्री। असूत्री विभाजन क्या है, असूत्री विभाजन के बारे में रीमेक ने बताया, और इस असूत्री विभाजन को हम कहते हैं सरल विभाजन। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें जो कोशिका है वह कोशिका एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनाती है। कैसे बनाती है, देखो, कोशिका के अंदर एक खांच बन जाती है, और खांच बन के एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 2 कोशिकाएं। अर्थात इसमें केंद्रक का प्रत्यक्ष विभाजन होता है, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। एमाइटोसिस नाम इसलिए दिया कि इसमें डायरेक्ट विभाजन होता है, कोई उपावस्थाएं नहीं होती। इसके बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया जिसका नाम था रीमेर, और ये किसमें होता है, लोअर एनिमल्स में, लोअर प्राणी में, और लोअर प्राणी में आपका क्या आता है, बैक्टीरिया, समझ गए, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स प्राणी, उनमें कौन सा विभाजन होता है, असूत्री। इस प्रकार कोशिका में कुल कितने विभाजन हुए, 3। पहला कौन सा हुआ, समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री, और तीसरा कौन सा हुआ, असूत्री।
तो कुल 3 विभाजन होते हैं कोशिका में। इन विभाजनों के द्वारा कोशिका अपने आकार को नियमित बनाए रखती है, अपनी ग्रोथ करती है, अपनी वृद्धि करती है और अपनी मरम्मत करती है। पुरानी कोशिका से नई कोशिकाएं में अपन ने कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा। अब कोशिका विभाजन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और उनके आंसर क्या क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन है एग्जाम के नॉर्मल जनरल साइंस के हिसाब से, कायिक कोशिकाओं में विभाजन होता है। तो दोस्तों कोशिकाएं 2 प्रकार की हैं, एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। अब आप कुछ लोग जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो ये पूछ सकते हैं कि सर कायिक कोशिका क्या है। तो देखो दोस्तों, जनन कोशिकाएं 2 ही होती हैं। अपने अंदर नर ग्रंथि और मादा ग्रंथि है। नर ग्रंथि पुरुष में वृषण है जिसमें शुक्राणु बनता है, तो जनन कोशिका क्या हुई? शुक्राणु। महिला में जनन कोशिका क्या हुई? अंडाणु। अंडाणु किसमें बनता है? अंडाशय में। तो वृषण में और अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन इसके अलावा हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं शरीर में, जैसे हमारा शरीर का कोई भी भाग ले लो, जैसे नाक लिया, कान लिया, शरीर में बॉडी में कोई भी पार्ट है, वो जो कोशिकाएं हैं वे कोशिकाएं क्या है? कायिक या देहिक। तो कायिक या देहिक कोशिका में जो विभाजन होता है वह विभाजन कौन सा होता है दोस्तों? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या है? वह विभाजन जिसमें जनक कोशिका से संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस। इस माइटोसिस के बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया था जिसका नाम क्या था दोस्तों? फ्लेमिंग। माइटोसिस के बारे में किसने बताया था? फ्लेमिंग ने। और यह किसकी शर्त है? अलैंगिक जनन की। किसकी शर्त है दोस्तों? अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब समझ गए? एक ही जनक, या तो मेल या फीमेल, जो एक ही जनक से संतान होती है उसे अलैंगिक जनन का नाम देते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर? दूसरा है जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है। अब जनन कोशिकाएं नर और मादा 2 ही होती हैं। पुरुष के अंदर हम लेते हैं शुक्राणु और महिला में लेते हैं अंडाणु। तो वृषण में और अंडाशय में जो जनन कोशिकाएं होती हैं उन जनन कोशिकाओं में दोनों विभाजन होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? समसूत्री भी होता है, समसूत्री भी होता है और अर्धसूत्री भी होता है। जनन ग्रंथियों में समसूत्री विभाजन यानी सबसे पहले जब मैच्योर नहीं होता तो समसूत्री होता है, जब मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। गुणसूत्रों की संख्या कौन से विभाजन में समान रहती है? तो आप कह सकते हो वह विभाजन जो समसूत्री होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान, यानी गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे देखो, सेल डिवीजन का नियंत्रण करने वाले जीन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का नियंत्रण किया जाता है कुछ जीन्स के द्वारा। उस जीन्स को कहते हैं CDK। CDK का मतलब क्या है? सेल डिपेंडेंट काइनेज। सेल डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम के द्वारा सेल डिवीजन का क्या होता है दोस्तों? नियंत्रण होता है। आगे देखो, डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण होता है इंटरफेज की एस फेज में। कौन सी फेज में? इंटरफेज की एस फेज में। एस से हुआ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, तो सिंथेसिस फेज कहलाती है एस फेज। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण। आगे देखो, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण। तो कोशिका विभाजन के दौरान अपन ने ये देखा था कि कोशिका विभाजन की जो इंटरफेज थी उसमें कुछ अवस्थाएं थी, G1, G2, S, G1, S और G2। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण इन दोनों अवस्था में होता है, यानी G1 में भी होता है और G2 में भी होता है। कुछ बहुत कम मात्रा में S में भी हो सकता है। तो आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? G1 और G2 में। कुछ मात्रा में हो तो S में भी हो सकता है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी अवस्था, तो सबसे बड़ी छोटी अवस्था तो एनाफेज है, सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? प्रोफेज। और अर्धसूत्री विभाजन पूछे तो प्रोफेज फर्स्ट। इसके अलावा सबसे छोटी अवस्था कौन सी है? एनाफेज। कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं अपन ने बात की थी। कौन कौन सी? प्रोमेट, प्रोमेट, प्रो से प्रोफेज, मे से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टे से टीलोफेज। तो सबसे बड़ी प्रोफेज, सबसे छोटी एनाफेज। अर्धसूत्री है तो प्रोफेज फर्स्ट।
गुलदस्ता अवस्था किसे कहते हैं? तो गुलदस्ता अवस्था कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट में एक अवस्था है जिसका नाम क्या है? लेप्टोटीन। प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन अवस्था है, लेप्टोटीन अवस्था को गुलदस्ता अवस्था कहते हैं। आगे देखो, सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। तो दोस्तों सेंट्रोमियर का विभाजन कौन सी अवस्था में होता है? एनाफेज अवस्था में होता है। एनाफेज अवस्था में मान लो सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र की दो भुजाएं हैं, उससे बंटवारा हो जाता है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? दुगनी। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है? एनाफेज। सक्रिय अवस्था, कोशिका विभाजन की सबसे सक्रिय अवस्था कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? इंटरफेज। इंटरफेज अवस्था में वैज्ञानिकों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने इसको क्या कह दिया? रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग तो कह दिया, लेकिन दोस्तों उपापचय रूप से सबसे सक्रिय अवस्था है कौन सी है? इंटरफेज। इंटरफेज को होवार्ड तथा पेल्क नामक वैज्ञानिक ने G1S G2 में बांटा। किसको बांटा दोस्तों? इंटरफेज को। इंटरफेज क्या है? विभाजन की अवस्था। किसके विभाजन की अवस्था? कोशिका के विभाजन की अवस्था। अब देखो, समसूत्री विभाजन में तर्कुतंतु बनते हैं। उन तर्कुतंतुओं का निर्माण किस अवस्था में कोल्चिसिन रोकता है? तो कोशिका विभाजन में कुछ पॉइजन होते हैं जिनको जैव विष कहते हैं। एक जैव विष आता है जिसका नाम है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन कौन सी अवस्था में तर्कुतंतु निर्माण को रोकता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीसी द्वारा। तो वह अवस्था कौन सी है दोस्तों? मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में कोल्चिसिन तर्कुतंतु निर्माण को रोक देता है, जिससे विभाजन रुक जाता है। इसके अलावा राइबोन्यूक्लियेज और मस्टर्ड गैस भी कोशिका विभाजन की क्रिया को रोकते हैं। क्लियर? तो ये कोशिका से संबंधित, सेल डिवीजन से संबंधित क्वेश्चन थे जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए थे। तीसरा विभाजन एक था जिसको असूत्री कहा। असूत्री विभाजन लोअर एनिमल्स में है। लोअर एनिमल्स में क्या क्या आता है दोस्तों? बैक्टीरिया आता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ में क्या आता है? प्लाज्मोडियम आता है। इसके अलावा क्या आता है? अमीबा आता है। तो इन प्राणियों में कौन सा होता है? असूत्री विभाजन। और असूत्री विभाजन में प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन होता है, केंद्र का सीधा विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी कौन सा विभाजन होता है? असूत्री, जिसमें एक कोशिका से दो कोशिकाएं बढ़ती हैं, सीधा केंद्र का विभाजन होता है।